जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल मुझे मालूम है कि कल मैं एब्सेंट था, यानी कल अनुपस्थित था, और कल आप अनछुए पहलू नहीं देख पाए। उसका कारण ये था कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अभी तबीयत थोड़ी सी रिकवर मेरी कर रही है, और मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा ये कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ तो आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाऊँ। चलिए, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए आप इस खबर को, इस न्यूज़ को और आज के एपिसोड को, क्योंकि आज होने वाली है गर्मा गर्म बहस, आज होने वाली है एक शानदार डिबेट। आज है शनिवार, जैसा आप जानते हैं, तो शनिवार को हम अपने किसी न किसी गेस्ट को, पैनल को यहाँ बुलाते हैं, उनसे बहस करते हैं। और आज की बहस का मुद्दा रहेगा कोरोना, कितनी हकीकत और कितना फसाना, क्या सच है क्या झूठ है, पर्दे के पीछे कहानी चल क्या रही है, ये लोग जानना चाहते हैं। कितना सही है और कितना गलत है। एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, जो इस पूरे सिनेरियो पर, इस पूरे मामले पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। कितना कुछ सही चल रहा है, कितना कुछ गलत चल रहा है। दरअसल क्या है, कोरोना तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एक लड़ाई और चल रही है जो इन दिनों खेली जा रही है सोशल मीडिया पर। एक आया, उसने अपने विचार व्यक्त कर दिए, दूसरा आया, उसने दूसरा विचार व्यक्त कर दिया, तीसरा व्यक्ति आया, उसने तीसरे विचार व्यक्त कर दिए, और जनता हो गई कंफ्यूज। जनता से ज़्यादा कंफ्यूज है सरकार, चाहे राज्य की मान लो या केंद्र की मान लो। केंद्र कह रहा है राज्यों पर सारी चीज़ें छोड़ दी, लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, क्या पाबंदियां रहेंगी क्या छूट रहेंगी, ये राज्य खुद निर्णय लें। और अब राज्य पलटते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी बातों से, और वो कह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन का डिसीजन केंद्र सरकार को करना चाहिए। कितना सही है कितना गलत है, बहुत सारी बातें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और फटाफट शेयर करिए आज की शानदार डिबेट को। आज की शानदार डिबेट में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले जो हमारे गेस्ट होंगे वो होंगे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, उनसे हम कॉल पर जुड़ेंगे। दूसरे एक्सपर्ट होंगे विकास जी पारासर, दिल्ली में टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है प्रशासनिक जो गतिविधियां चलती हैं उनके जानकार हैं, उस मामले में एक्सपर्ट हैं। प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, इस बारे में वो रोशनी डालेंगे। और तीसरे हमारे जो गेस्ट होंगे वो होंगे मिस्टर अखिल द्विवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात कि सांगानेर जो से बिलोंग करते हैं, जयपुर से, ग्रेटर जो नगर निगम है जयपुर का, वहाँ पर वो आमंत्रित और मनोनीत सदस्य हैं। विद्युत विभाग वाली जो समिति है उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिन पर डिबेट होने वाली है, बहस होने वाली है। तो सबसे पहले आप फटाफट शेयर करिए इस आज के एपिसोड को। और मैं बता देता हूँ आपको राज्य की प्रमुख खबरें, और उसके बाद में हम एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ेंगे। शेयरिंग चल रही है सर लोगों की, है ना? नहीं चल रही, बहुत कम शेयरिंग चल रही है, मेरी टेक्निकल टीम ये करिए, तो फटाफट आप शेयर करिए। चलिए, मैं राज्य की बड़ी खबरें आपको बता देता हूँ और उसके बाद में आप जुड़ेंगे मेरे साथ में डिबेट में। कोरोना अभी नियंत्रण में है, ये कह सकते हैं हम। सुकून वाली खबर ये है कि रिकवरी रेट अच्छी है, और जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम हुई है। ये अलग अलग एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि साहब ये पीक टाइम चल रहा है, हो सकता है मई के अंत तक जो कोरोना की दूसरी लहर है वो डाउन चली जाए, और यही चाहते हैं सब लोग साहब। लेकिन आज का जो आंकड़ा है, स्टेटिक्स ज़रूरी है साहब, और वो ये है कि आज प्रदेश में जहाँ 17,667 कोरोना के नए केस आए हैं, वहीं 17,987 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, ठीक है, और 160 हुई है मौतें। तो कुल मिलाकर के 155, 156, 160, इससे ज़्यादा अभी मामला नहीं बढ़ा है, यानी स्थिति कंट्रोल में है। और उसका सबसे बड़ा कारण है आप जो घरों में हैं, सुरक्षित हैं, अपने घर में रह रहे हैं, और इसके अलावा और कोई है नहीं सर इसका विकल्प, वही चीज़ है। चलिए, अगली खबर मैं आपको बताता हूँ। और सीएम ने केंद्र से फिर की है अपील, यानी मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर सरकार के सामने जोड़े हैं, केंद्र सरकार के सामने जोड़े हैं हाथ, और बड़ी मानवीयता के साथ ही अपील की है कि साहब ऑक्सीजन और दवाइयों का जो कोटा है वो ज़रूरत, मांग और जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाए। ठीक है, ये फिर से बार बार अपील की जा रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और आया। 4 दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि मैं पूर्ण लॉकडाउन का समर्थन करता हूं, यानी पूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प है नहीं, और राज्यों को पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए।
बहुत बढ़िया बात थी। उसके बाद समीक्षा की सीएम गहलोत ने, और 2 दिन बाद ही पलटी मारते नजर आए राहुल गांधी, और उन्होंने एक ट्वीट किया कि पूर्ण लॉकडाउन का जो डिसीजन है उसका मैं समर्थन नहीं करता, इससे अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं। कन्फ्यूजन हुआ ना? सरकार खुद असमंजस में है और जनता भी असमंजस में है कि करना है तो करना क्या है और इस कोरोना से लड़ाई लड़नी कैसे है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायक, पूर्व विधायक जो हैं मान सिंह जी, उनको जोड़ेंगे लाइव में। क्या कुछ वो इस बारे में सोचते हैं? क्या सरकार से डिसीजन लेने में डिले हो गया? आखिर क्यों राज्य सरकारें अब केंद्र सरकार के पाले में इन गेंदों को डाल रही हैं, जबकि ये वही लोग थे जिन्होंने पिछली बार केंद्र सरकार के इस डिसीजन का विरोध किया था कि साहब इससे आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और जो मजदूर हैं वो लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मान सिंह सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, और आपका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। आप इस वक्त लाइव हैं सर। आपके माध्यम से मैं सभी भाई बहनों को नमस्कार करना चाहता हूँ और इस कोरोना काल में सबको हिम्मत के साथ जीने की सबसे अपील करता हूँ। जी मान सिंह सर, जो कुछ भी गतिविधियां इन दिनों चल रही हैं राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या राज्य स्तर पर सरकारें अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रही हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय राजनीति जब करते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन मजबूरी में अब मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि पिछले साल जो कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी जी, और उसमें जिस प्रकार का केंद्र ने प्रबंधन किया, जो कोविड के लिए पैसा दिया, उसका ना तो कोई उपयोग हुआ, ना गैस प्लांट लगे, ना ऑक्सीलेटर, ना वेंटिलेटर, सारी चीजों की व्यवस्था की गई और सरकारों ने इसको बहुत हल्के में लिया। उसका कारण रहा कि आज हमको दूसरी वेव का सामना करना पड़ रहा है और इसमें जो है हमको अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हमने हमारा बहुत कुछ खो दिया और आस पड़ोस में जिस प्रकार से लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। और कहीं कम्युनिकेशन में कहीं कोई कमी होती है तो एक दूसरे को मैं कमी के साथ में ये कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है उसमें हमारा स्थानीय प्रशासन तो बिल्कुल ही जैसे फेल्योर होने वो फेल्योर नजर आ रहा है। अच्छा मान सिंह सर, फेलियर किसका मानते हैं? प्रतिनिधित्व या जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका, या प्रशासन का फेलियर मानते हैं आप लोग? देखिए, दोनों चीजें हैं। जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको जनता ने 5 साल के लिए चुना है। आज वो कहीं चाहे वो हॉस्पिटल हो, जनता हो, जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, उसको प्रशासन का काम करना है, एग्जीक्यूट करना। और जो विधायिका है जो सब चीज उपलब्ध कराती है, शासन को चलाती है, उसमें जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। गंगापुर में तो जनप्रतिनिधि नाम की चीज तो कोई है नहीं और प्रशासन जो अपने स्तर पे जिसको कहना चाहिए कहीं की बिना तालमेल के काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में सिलेंडरों को ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को ले लो, चाहे जीवन रक्षक दवाइयों को ले लो, जो मारामारी हो रही है, जो मनमर्जी हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जिस प्रकार हमारा खंडीप का, पिलोदा का बिल्कुल सही है, बातों को जो कह रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने खंडीप को लेकर के, पिलोदा को लेकर के, जिन नौजवानों ने जहां भी, चाहे वो छोटी उदय का था, जिसने जो बात को किया उसका जवाब देकर के मेरे मैसेज किया कि मान सिंह इसको चेक करो। कलेक्टर को कहा, सीएमओ को कहा। यानी एक एक्स चीफ मिनिस्टर जब इतना संज्ञान ले सकता है, हमारे जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं हो, तो मैं नहीं उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी विपक्ष के नाते जो भूमिका है, मैं आज ये महसूस कर रहा हूं कि हमने हमारे बहुत लोग खो दिए। उसमें जिस प्रकार का बंदरबाट जो हो रही है, ऑक्सीजन गैस जिस प्रकार से मिलनी चाहिए, जिस प्रकार हम एक बफर स्टॉक के नाम पे नाटक कर रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे वेंटिलेटर 2 साल से बंद पड़े हैं। हमारा आईसीयू 11 बेड का जो 2019 हमने कर दिया था वो अभी तक बढ़ा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हम इसके बारे में? आप लोग जो कर रहे हो, आपका जो जी न्यूज पोर्टल गंगापुर का जिस प्रकार आवाज उठा रहा है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस संकट में भी ये सारी बातों को कर रहे हो। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। अच्छा मान सिंह सर, ज्यादातर राज्य एक ही उंगली उठा रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार जो है उसने पूरा सहयोग नहीं किया। आज भी मुख्यमंत्री ने यह अपील की है कि साहब जनता मुझे सहयोग करे। ऐसी नौबत क्यों आई सर? जनता तो हमेशा से सहयोग करती आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है पिछले 1 साल से?
जनता से सहयोग मांगना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन केंद्र को कोसना और अपने 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 स्तर पे कुछ नहीं करना, केंद्र के पैसे का दुरुपयोग करना, उसका हिसाब नहीं देना, केंद्र की योजनाओं का नाम बदल के और अपने नाम पे करना, राजनीति में जनता सब समझती है। ये समय वो नहीं है, ये लोकतंत्र में अब एक नई पीढ़ी आ गई, वो सब समझती है। अशोक गहलोत जी, जो आज आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और जो संपूर्ण लॉकडाउन करने जा रहे हैं ना सर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी व्यवस्था इनके पास तैयारी नहीं है। जो गरीब आदमी इसके पास रोजगार नहीं होगा वो क्या करेगा, कोई तैयारी नहीं है इनकी। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं, हम तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, मैंने तो कभी नेगेटिव बयान नहीं दिया। मैं आज भी यही कह रहा हूँ सब भाइयों से, पॉजिटिव रह करके हमको इसको सहन करना है, हमको इससे लड़ना है, हमको इसके साथ जीना सीखना है। नहीं, आज उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि साहब पूर्ण लॉकडाउन का डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार को लेना है, जबकि यही वो लोग थे जिन्होंने पिछली बार पूर्ण जब लॉकडाउन लिया था तो विरोध किया था। सबसे ज्यादा विरोध किया था। कांग्रेस के राज्यों में वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। मोदी को ये कहा गया कि वैक्सीनेशन मोदी की चाल है, और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन पंजाब के अंदर जिस प्रकार आज नहर में मिले हैं, बिल्कुल, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जिस रेमडेसिविर के लिए लोग मर रहे हैं उसको आपने फेंक दिया कि ये तो हमको लेना ही नहीं है। अच्छा, मान सिंह सर, व्यवस्थाएं पिछले एक साल का जो हमारा अनुभव था वो बहुत कुछ सिखा करके हमको गया, और आज मैंने कई ट्वीट में पढ़ा है कि साहब केंद्र सरकार जो है वो तो पिछली एक साल से राज्यों से मांग रही है कि भाई कितनी आपकी डिमांड है बताइए हमें, लेकिन आप एक साल से कोई काम नहीं कर पाए धरातल पर, तो फिर केंद्र को कैसे कोसा जा सकता है? केंद्र ने इनको ऑक्सीजन प्लांट के 4 प्लांट के पैसे दे दिए, सारी चीजें व्यवस्था कर दी, इनसे जानकारी मांगी, इन्होंने उस सारे पैसे का दुरुपयोग कर दिया, दूसरे हेडों पे खर्च कर दिया, और आज ये आयुष्मान भारत योजना को 2 साल बाद में लागू कर रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बना करके उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। आज जिस प्रकार से लूट हो रही है गरीब आदमी की, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जिस प्रकार से लूट हो रही है, सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन 950 में आ रहा है, उसको 1350 में बेच रही प्राइवेट हॉस्पिटलों को, यानी सरकार भी कमाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, मान सिंह सर, बिंदु के ऊपर एक बिंदु है जिस पर हमारे एक एक्सपर्ट है, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, पूछिए सर। नमस्कार मान सिंह जी। नमस्कार सर। मैंने आज देखा कई समाचार चैनलों में ये चल रहा था कि राजस्थान के अंदर लगभग 1500 वेंटिलेटर कबाड़ के रूप में पड़े हुए हैं जिसको सरकार कोई उपयोग नहीं कर रही। आप लोग विपक्ष में होने के नाते इस तरह के मुख्य बिंदुओं पर जहां आज वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है कुछ सीरियस मरीजों को, विपक्ष में होने के नाते मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि आप लोगों ने इस बिंदु को कहीं उठाया हो सरकार के खिलाफ। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि 1500 वेंटिलेटर जो मोदी सरकार ने सरकार को भेजे थे वो बंद पड़े हुए, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। गंगापुर के 5 वेंटिलेटर, यानी सबसे पहले गंगापुर का विजिट मैंने किया, आज तक विधायक ने तो किया भी नहीं है, और मैंने जब कहा, जब उन्होंने स्वीकार किया और गंगापुर में 5 वेंटिलेटर आए, सवाई माधोपुर में 2 आए, गंगापुर में ड्रग गोडाउन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन गंगापुर आना चाहिए, गंगापुर से माधोपुर जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं है कि ड्रग गोदाम गंगापुर में माधोपुर में नहीं है, उल्टी गंगा बह रही है, जबकि हमने इसको गंगापुर में कर दिया था। गंगापुर में वेंटिलेटर 5 आए, माधोपुर में 2 आए, यानी सब चीज हमारे ज्यादा थी। लेकिन अब हमारा नेतृत्व इस प्रकार का हो तो हम जिससे उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी एक मर्यादा, और इस समय लोगों को हम एक लिमिट के तौर पर जितना कर सकते हैं हम किया है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इस समय हमारे बहुत नजदीकी लोगों में आज भी कैलाश टाकीजवानों को जो विष्णु हुई है, बिल्कुल आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि किस प्रकार का एक सामाजिक आदमी जिस प्रकार से गया, तो ऐसे बहुत से नौजवान हमारे, बहुत से हमारे आलिम लोग, हमारे बहुत से धार्मिक लोग, सामाजिक लोग चले गए, उनका सबका हमको दुख है। उन सब परिस्थितियों में भी हमने सरकार को चेताने का काम किया, लगातार चेता रहे। आज भी मैंने कहा है सरकार से, आज भी कलेक्टर से कहा है, कलेक्टर घिसा पिटा जवाब देता है। तो आपका कहना सही है कि विपक्ष को करना चाहिए, निश्चित रूप से विपक्ष का दायित्व है, जो हम जितना एक सीमा में हमने उसको किया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब राजनीति का समय नहीं है, आप इसको स्वीकार करिए, वेंटिलेटर को बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए और आईसीयू बढ़ाइए, नहीं तो लोग बहुत मरने पे मत छोड़िए इनको। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ और मेरे सामने आई है कि साहब यहाँ जो 60 ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा था उसको भी घटा करके जिला कलेक्टर महोदय ने 40 कर दिया।
उसको कम कर दिया और जो नवीन जो प्लांट स्वीकृत किया है वो नवीन प्लांट भी जो 100 सिलेंडर का है वो कोई मायने नहीं रखता। उससे ज्यादा तो मैं तिवारी गैस एजेंसी वालों को धन्यवाद दूंगा जो करौली में प्लांट लगा रहे हैं। उनका 2 करोड़ रुपए का प्लांट है, उसमें 500 सिलेंडर पर डे बनेंगे। अगर 3 महीने पहले उसको सरकार परमिशन दे देती, वो दर की ढोकरे खा के पड़ रहा है। 1 करोड़ रुपए का कर्जा क्योंकि उसने प्लांट को लगाया है, उसको परमिशन नहीं दी। कल परमिशन हुई है कलेक्टर करौली को, हमने जब लताड़ा है कि कलेक्टर साहब शर्म करिए, ये व्यक्ति ने आपको 1 लाख के सिलेंडर भेंट किए, गंगापुर में भेंट किए, उसको परमिशन दीजिए। कल उसके कागज तैयार हुए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी सरकार जो इस प्रकार का कर रही है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा जी जी कि ये जो गंगापुर में भी मैं नहीं कहना चाहता कोई राजनीतिक बात है, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो दायरा है, सरकारी अस्पताल में जो ऑक्सीजन है, उसके अलावा प्राइवेट में जहां भी प्लांट है हॉस्पिटलों में, उस ऑक्सीजन को चेक किया जाना चाहिए। वो ऑक्सीजन के नाम पे पेशेंट तो भर्ती हो रहा है, उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है इस वक्त। अगर जो ऑक्सीजन जो लग रही है उस ऑक्सीजन का लाभ नहीं मिल रहा, उसको चेक करिए। कोई चेक करने वाला नहीं है। चेक बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है, कोई टीम ही नहीं है। गांव में कोई टीम नहीं है, शहर में कोई टीम नहीं है। तो ऐसे हालात में मैं पुनः आपके माध्यम से प्रशासन से कहूंगा कि प्लीज आप पॉजिटिव बनिए, आप संवेदनशील बनिए। मुख्यमंत्री जी राजनीति मत करिए, राजस्थान राजनीति मत करिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। गंगापुर की जनता को आज जो जनप्रतिनिधि जिस प्रकार धोखा दे रहा है, गंगापुर की जनता देख रही है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अब 10 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है सीएम गहलोत ने, लेकिन हमें अभी भी नहीं लगता कि जिस तरीके से वो छूट दे रहे हैं या असमंजस की स्थिति में खुद हैं, कंफ्यूज हैं, प्रशासन कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि क्योंकि वो हमेशा गांधी खानदान के आधार पे चले हैं। वो अगर कह दे कि 2 और 2 4 और 2 2 8 तो वो 8 भी कह देंगे, क्योंकि वहाँ उनके नेता ने कह दिया कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है। अब उसकी हाँ तो कर दी, लेकिन तैयारी नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं कि जो दैनिक मजदूरी भोगी है, जो लोग हैं, आप वापस जो है प्रशासन के या भीड़ लगाओगे, परमिशन लोगे, पट्टे लोगे, बंद करोगे, लोगों को तंग करोगे, फिर नेता बुलाएंगे, फिर ढोक दिलाएंगे। ये क्या करने जा रहे हो? इसको सबको तैयारी से करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी ये उम्मीद करूंगा कि भगवान अच्छा करेगा और सब लोगों को सद्बुद्धि देगा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भारद्वाज जी कि आप सब लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और आप और हम मिलकर के गंगापुर की जनता को संबल देवें और सब भाइयों से निवेदन करें कि आप गाइडलाइन का पालन करते हुए हौसले के साथ में इसको हराने का काम करें। नहीं बिल्कुल, और मान सिंह सर, हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल इस चैन को जिस तरह हम तोड़ सकते हैं वैसे तोड़ने का हम प्रयास करें, और सरकार प्रशासन जहाँ भी हो सके उनका साथ देने का पूरा प्रयास हम करेंगे। थैंक यू। ये थे पूर्व विधायक मान सिंह जी। विकास जी, क्या लगता है आपको, प्रशासनिक स्तर पर हम फैल रहे हैं या राज्य सरकारों के स्तर पर फैल रहे हैं? लेकिन इससे पहले मैं हमारे एक एक्सपर्ट को और बुलाना चाहूँगा, और वो हैं अखिल जी। अखिल सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, और आप लोग शेयर करते रहिए सर, क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो आज सामने निकल करके आने वाले हैं। लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? कर रहे हैं ना? नहीं, कम कर रहे हैं। वही तो बात है ना। फिर आप कहेंगे सर आज अनछुए पहलू नहीं आया, आपने आज ये बात नहीं बताई, आज ये खबर नहीं बताई। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल करके आज सामने आने वाली हैं। बात हुई मान सिंह जी से, सवाल पूछा हमने, क्या लगता है आपको फेलियर है कहाँ? देखिए, केंद्र सरकार अपनी जगह काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, और देखने के लिए प्रशासन भी अपना अपना काम कर रहा है। हम लोग यहाँ जो आज जिस चर्चा के लिए खड़े हुए हैं वो इसी बहस के लिए खड़े हुए हैं कि कौन कहाँ चूक रहा है या किसने कहाँ बेहतर काम किया है। मैं क्योंकि प्रशासन में रहा हूँ, प्रशासनिक अफसरों के साथ उनकी पॉलिसी को बनाना, मैनेजमेंट और उसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन के ऊपर भी मेरी बारीक पकड़ रही है, तो मैं इसी के ऊपर विशेष रूप से बोलता हूँ। गंगापुर के स्तर से भी अगर मैं पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा, नीचे से शुरू करूंगा और ऊपर तक केंद्र सरकार के लेवल तक मैं बात करूंगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा, अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं गंगापुर में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि शायद मुझे प्रशासनिक अमला कुछ बायस्ड नज़र आता है। जैसे मैं देखता हूँ कि इस समय एक लंबा
धार्मिक दौर से मेला पूजा इस तरह की व्यवस्थाओं से हमारा प्रदेश निकला है। शादियों का दौर अभी चल ही रहा है। तो देखा कि हमने सभी मेलों को, शादियों को, धार्मिक आयोजनों को लगभग सीमित कर दिया। काफ़ी हद तक हमने उन पर बैन भी लगा दिया। अभी भी जैसे जब 10 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन है तो आपने देखा 31 तारीख तक शादियों पर लगभग बैन की स्थिति है। मैंने देखा कि एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष का एक जिस दिन, ठीक है इस समय दौर चल रहा है, उनका भी धार्मिक आयोजनों का दौर चल रहा है, लेकिन न जाने क्यों प्रशासन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसमें भेदभाव की नीति अपनाएगा कि एक पर्दे के पीछे रहकर के काम करेगा, पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट का काम कर रहा है। एक विशेष समुदाय को वो सपोर्ट करता है कि आप आज़ाद हैं, अपना धार्मिक जो भी आपकी प्रक्रियाएं उसको निभाइए। और दूसरे जगह हम देखते हैं कि जगह जगह मंदिरों में, मेलों में बैन है, ताला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ ताला गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब ये कोरोना की स्थिति है, जब कुंभ जैसे महा आयोजन जो 12 साल में एक बार आता है, उसे स्थगित कर दिया गया प्रधानमंत्री जी की एक अपील के ऊपर, और जगह जगह बड़े बड़े मेले, चाहे लक्खी मेला हो, कैला देवी जी का मेला हो, इन सभी को स्थगित किया गया है। पिछली साल भी कोरोना 2 साल से स्थगित है, स्थगित है। बिल्कुल। तो उसके बाद केवल ये छोटा सा हमारा गंगापुर शहर, यहाँ के जनप्रतिनिधि के शायद दबाव में प्रशासन क्यों बायस्ड या भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है, पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरी जगह अब मैं देखिए प्रशासन का मुख्य काम क्या है, मैं जिस तरह से देखता हूँ कि पहले तो जब कोरोना का ये वातावरण आया तो लोगों को जागरूक करना ताकि लोग संक्रमित ना हो। उसका दूसरा पक्ष, जब लोग संक्रमित हो रहे हैं तो अब उनके इलाज की व्यवस्था क्या है, और उसके बाद तीसरी बात कि अब लोगों में सभी चीज़ें समान रूप से वितरित हों। मैं ये देखता हूँ कि जागरूकता के नाम पर जो सरकारें एक औपचारिकताएं निभा देती हैं, कहीं कोई बैनर पोस्टर लगा दिया, अखबार में एक प्रिंटेड छपाई के रूप में कुछ आ गया, टीवी में कुछ बात हो गई, लेकिन जन संपर्क अभियान जैसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आती है हमारे। एक चीज़ है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप और पूरा प्रशासन है, सब कुछ एक बात कह रहे हैं, साहब ये दूसरी लहर है ना, ये पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है जी। ठीक है, हमने भी माना साहब, बिल्कुल डेथ ज़्यादा हुई हैं और हमने अपनों को, बहुतों को खोया है जो अपने करीब थे। आपने पिछली जब लहर आई थी तो कंटेम्प्ट जोन बनाए, बल्लियां लगा दी, आपने कॉन्टैक्ट हिस्ट्रियां खंगाली, आपने वहाँ एक व्यक्ति को नियुक्ति कर दी कर्मचारी की जो आपको ये देखेगा कि आप को टाइम पे दवाइयाँ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, मतलब वो पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहा था। मैं आज आपसे इस बात को कहता हूँ कि मैं पॉजिटिव आया, जिसका आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने मुझसे कोई फीडबैक नहीं लिया। ठीक है, तो आप क्या मान रहे हैं, हु इज़ फेलियर? प्रशासन फेलियर है, कहाँ गड़बड़ हुई समझ ही नहीं पाए, या कन्फ्यूज रहे? कैसे कहेंगे कि प्रशासन फेलियर है जब तक इनके राजनीतिक आकाओं के द्वारा इनको सीधा स्पष्ट निर्देश नहीं दिया जाता। तो हम सीधा प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रश्न नहीं उठा सकते। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में मेरे एक निजी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मैं उस समय यहीं पर था, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्हें लगा कि शायद मैं कोई मदद कर सकता हूँ, तो मैंने जाहिर तौर पर अपना पूरा एफर्ट किया ताकि उनको मदद हो सके। मैंने एक DM लेवल के अधिकारी से इस विषय में बात की कि किसी प्रकार मेरे उस जानकार की मदद की जाए। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, DM लेवल के अधिकारी हैं, दिल्ली में एक उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे जो वापस जवाब दिया कि विकास जी, हमने 2 हॉस्पिटल्स में बात की है और दोनों से एक जवाब आया। देखिएगा आप यहाँ इसको देखिएगा, कन्फ्यूज़न क्या है और टेक्निकल नॉन एक्सपर्टीज़ कितनी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। दोस्तों शेयर करते चलिए आप इस खबर को, हर व्यक्ति तक, हर प्रशासनिक अधिकारी तक ये आज का एपिसोड पहुँचना चाहिए। जी, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का 90 लेवल ऑक्सीजन होगा हम उसको भर्ती करेंगे, उससे नीचे वाले को भर्ती नहीं करेंगे। अजय जी, आप अभी पॉजिटिव रहकर आए हैं, मुझे बताइए, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तब आपको ज़रूरत है या 90 से ऊपर ज़रूरत है? नहीं, उस समय ज़्यादा ज़रूरत है सर। ज़रूरत है ना जी। तो अब आप ये ढोंग किस लिए कर रहे हैं? इस बात को जताने की कि 90 या उससे ऊपर होगा तो हम भर्ती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये दिल्ली के एक जिम्मेदार DM लेवल के अधिकारी ने मुझे निजी रूप से बताया कि अस्पतालों में ये पॉलिसी इस समय चल रही है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं अजय जी, कहीं ना कहीं मैं तो उसका फेलियर मानता हूँ। अब क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, जाहिर सी बात है, भारत की राजधानी क्षेत्र है, तो वहाँ से मैं 2-4 आंकड़े आपके आगे रखता हूँ। समस्त TV चैनलों के ऊपर इस समय ये बहस चल रही है कि 2020 फरवरी के अंदर केंद्र सरकार ने 8
ऑक्सीजन प्लांट लेने के लिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार को फंड मुहैया करवाया। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये बात निकल कर आई और जवाब देना पड़ा केजरीवाल सरकार को कि केवल एक ऑक्सीजन प्लांट वो अब तक इम्प्लांट करा चुकी है, बाकी 7 का पैसा कहाँ गया। और ये 2020 का मामला है, 2020 फरवरी 2020 का मामला है, जब केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिया था। और उसके भी बाद देखिए पूरा 1 साल अब हो चुका है, लगभग 1.25 साल हो चुका है। केजरीवाल सरकार इस बात को मान नहीं रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है और कहीं ना कहीं उसके स्तर पर कमी है। फाइनली हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑडिट ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के ऊपर बिठाया है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि केंद्र सरकार ने कितनी ऑक्सीजन दी और उसका सही उपयोग राज्य सरकारों के स्तर पर हो पाया या नहीं हो पाया। उन्हीं के एक विधायक वहाँ छापा मार करके ऑक्सीजन सिलेंडर, इमरान हुसैन साहब, हाँ बिल्कुल, उन्हीं के विधायक इमरान हुसैन साहब के गोडाउन के अंदर ऑक्सीजन का भंडार मिला है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भंडार मिला है। अब इस तरह की और एक दूसरे विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि शायद इनकी हमी पाई जाए। कपिल मिश्रा जी ने ये मांग की है कि मैं देख रहा था टीवी चैनल्स पे भी देख रहा हूँ मैं, तो कपिल मिश्रा जी ने ये मांग की है, जो इस समय वहाँ बीजेपी के नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने मांग की है कि केजरीवाल सरकार के प्रत्येक मंत्री और एमएलए के घर और बंगलों के ऊपर किसी जांच एजेंसी का छापा डालना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि उनके पास कितना ऑक्सीजन का स्टॉक है। ये ऑडिट में पता लग जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर ऑडिट होने जा रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल निकल कर आता है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें है। प्रशासन कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ तो महसूस करता है, क्योंकि देखिए हम भी समझते हैं इस बात को, मैं खुद प्रशासन से हूँ, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता हमें अपने हाथ बांध के रखने ही पड़ते हैं। हम कितना ही कुछ दावा कर लें मदद करने का, जनता तक सहूलियत और सहायता पहुँचाने का, किसी फ्रस्ट्रेशन में और दबाव में त्रिपुरा जैसी घटना भी निकल कर आती है। जब डीएम साहब का वो शादी का वीडियो खूब सोशल मीडिया पर आया था, मैं समझता हूँ कि वो एक नियुक्त 2012 या शायद 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं, बहुत ऊर्जा से भरपूर आईएएस अफसर हैं, लेकिन देखिए एक छोटी सी चूक हो गई तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर भी रहा होगा। अब उस चूक के कारण आप देखिए इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, जैसे कि उस शादी के केस में हमने देखा। नहीं, पर अब एक बात मुझे बताइए विकास सर, बहुत बढ़िया आपने बात कह दी, सब सरकारें अपने हिसाब से डिसीजन ले लिए हैं, प्रशासन अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इस महामारी में सबसे ज़्यादा इसको झेला है आम जनता ने। ठीक है, आम जनता का दर्द कौन महसूस करेगा? ना तो चुनने वाले महसूस कर पा रहे हैं, ना वो अच्छे कंपटीशन फाइट करके और बड़े पदों पर बैठने वाले कर पा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पिस करके रह गया। अखिल, हाँ बिल्कुल, एक एग्जांपल और मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। और देखिए मज़े की बात, अब इसे आप संयोग कहें क्या कहें कि ये जितने उदाहरण आ रहे हैं ये गैर भाजपा शासित प्रदेशों के आ रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे जी, उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने ज़िले से, जहाँ से वो आते हैं, वहाँ पर कोविड की वैक्सीन की सप्लाई ज़्यादा करी है तुलना में अन्य जिलों की। ये क्या है? इसमें तो कोई प्रशासनिक अधिकारी शायद डिसीजन नहीं ले सकता, ऊपर से जो उनको आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। कहीं कहीं से खबरें आती हैं कि डीएम साहब के आदेश हैं कि आपको जांच कम करनी है। देखिए, आंकड़े छुपा लेने से आम जनता का दर्द कम नहीं होगा। दर्द तभी कम होगा जब ज़मीनी स्तर पर जाकर उनकी सहायता की जाएगी, उन तक वास्तविकता में मदद पहुंचे। अगर आज हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं, पेड़ों के नीचे उनको बोतलें चढ़वाने जैसी नौबत अगर आई है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ 1.5 साल में शायद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के लेवल पर लागू करना संभव तो नहीं था, बनाना संभव नहीं था। 70 सालों में इस प्रक्रिया को धीरे धीरे कदम दर कदम बनाना बहुत ज़रूरी था, जो शायद नहीं हो पाया है। लेकिन ये राजनीतिक टीका टिप्पणी मुझे नहीं लगता कि करना इस मुकाम पे सही होगा। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, और ख़ास तौर से बिना भेदभाव के। अगर आप ये भेदभाव करना छोड़कर बिना इस दृष्टि से कि केंद्र ने क्या दिया है, उसकी किस बात को राजनीतिक रूप से आगे रखा जाए, इन्हें प्लीज़ मेरी सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से गुजारिश है, इन सभी चीज़ों को दूर किया जाए। सिर्फ आम जनता का दुख दर्द समझते हुए केवल उसकी मदद हो, उस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप निर्णय लेंगे तो जाहिर तौर से हम इस महामारी के दौर से निकलेंगे, वापस उभर के आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है विकास सर, मुझे मालूम है आपको जल्दी जाना है, कि वास्तव में आपकी नज़र में कोरोना है क्या, और मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा
कैसे उसे पेश किया जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज हैं सर। आज एक डॉक्टर आए, उन्होंने कुछ अलग कह दिया, कल दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने कुछ अलग कह दिया। समझ नहीं आ रहा कि ये कोरोना कमबख्त है क्या और निकलेगा कब। ये कोई वायरल है, कोई डिजीज़ है, कोई वायरस है क्या। ये जो है ना, इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है, जो सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, क्या वाकई में उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके इसको पेश किया है, या ये खतरनाक तो है लेकिन समस्या ये है कि हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाए। जी देखिए, दिक्कत मैं मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया के पक्ष में मानता हूँ। सोशल मीडिया, जैसे वो एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि बंदर के हाथ में उस्तर आ जाना। अब ये फिर हमारे अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान पर निर्भर करता है कि हम वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें से क्या बात अपने काम की पकड़ते हैं और उसे कैसे लागू करते हैं। देखिए, मीडिया तो चौथा स्तंभ है हमारी व्यवस्था का। उसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक छोटे से गंगापुर जैसे शहर में आपका जी न्यूज़ पोर्टल जिस तरह का काम कर रहा है वो भी काबिल तारीफ़ है। दो तीन बातें हैं मीडिया में, हम देखते हैं तरह तरह की चीज़, ख़ास तौर से सोशल मीडिया में ज़्यादा कहूँगा, जहाँ कई बार अलग अलग चीज़ों को दिखाकर अंधविश्वास बढ़ाया जाता है। ढोंगी, तांत्रिक, कोई फलाना मौलाना वगैरह, ये सब किया जाता है। एक तो इनसे हमें बचना चाहिए। जब तक ऑथेंटिक किसी न्यूज़ चैनल पर या भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किसी एक्सपर्ट, वैज्ञानिक या डॉक्टर के द्वारा कोई सलाह जो दी जाती है इन चैनल्स पर, केवल उसी को पालन करना चाहिए। दूसरी किसी भी, कोई कहता है नाक में नींबू का रस डाल लो, कोई कहता है कि गो अर्घ पी ले, बिल्कुल यही चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो देखिए, अभी पीपल के पेड़ के नीचे सोएंगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सब अवैज्ञानिक तर्क हैं। ये इसका आयुर्वेद में कोई लाभ होता होगा या नहीं होता होगा, वो अभी तक वैज्ञानिक रूप से आज के आधुनिक कोई पुष्टि नहीं है ना अभी। तो आप ठीक है, पहले एक बार ठीक होइए, अपने आप को फिलहाल इस महामारी के दौर से बचाइए, उसके बाद ये प्रयोग करके देखेंगे। लेकिन तब तक खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इस अंधविश्वास की दौड़ में भेड़ चाल ना चलकर अपने आप को पहले सुरक्षित रखिए। जो ऑथेंटिक वैज्ञानिक या डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं उनके ऊपर आप विश्वास करिए। ये मेरे हिसाब से ये ठीक है। चलिए, तो कुल मिला करके विकास जी से बहुत अच्छी बातें हुई हैं और उन्होंने कहा है कि प्रशासन वो करता है जो जनप्रतिनिधि करवा रहे हैं, चाबुक ऊपर से चलता है। और जनता कंफ्यूज थी और है और रहेगी साहब, क्योंकि जनता अगर कंफ्यूज नहीं होगी तो राजनीतिक रोटियां राजनीतिक दल कैसे सीखेंगे। उनको कंफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका एक ही फंडा है कि साहब हमें नौकरी करनी है और अपनी तनख्वाह लेनी है। अब जनता को कैसे बचाना है, डिसीजन ऊपर से लेना है, हमें तो सिर्फ अप्लाई करना है इन फील्ड। क्यों शायद मेरा काफ़ी समय हो गया, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल, आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहोगे, बताओ। जाते जाते मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, मेरे जितने भी बहन भाई और जितने भी समाज के लोग इस जी न्यूज़ पोर्टल को देख रहे हैं मेरे माध्यम से, वैसे तो सब जगह इस समय जागरूकता का एक बयार सी चली आई है। लेकिन देखिए, सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखिए, डरना नहीं है। शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत करना है, और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं कर रहा है। ये अभी जो चूरन चटनी हम लोग खा रहे हैं, इनको खाने से 2 दिन में इम्यूनिटी नहीं आ जाएगी। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर इसे संस्कार के रूप में डालिए ताकि उनका शरीर आगे के लिए तंदुरुस्त रहे। और इस तरह के, ये देखिए, ये तो वायरसों का दौर तो अब चालू हुआ है। आने वाले समय में ना जाने कितने और वायरस आ सकते हैं। तो अपने आने वाली पीढ़ियों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत रखिए। और ख़ास तौर से इन वायरसेस ने एक जो खास जगह चोट की है वो है हमारा सामाजिक दायरा। हमें सामाजिक रूप से कटने पर मजबूर कर दिया है। तो वापस वो दायरे को हम कैसे जोड़ पाएंगे, उसके बारे में सभी को सोचना होगा। हम सभी लोग रिश्तेदारियां, नातेदारियां निभा सकें, दोस्तों के साथ उठ बैठ सकें। वो दौर वापस कब आएगा, इस चीज़ के बारे में भी सभी लोगों को मिलकर सोचना होगा। तो इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे। मैं भी आपके साथ कुछ और समय भी बिताना चाह रहा था, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, एक अर्जेंट काम होने के नाते मुझे इसलिए अभी निकलना है। नहीं, बिल्कुल। तो चलिए, नहीं, बिल्कुल विकास जी, और आज आपसे बात करके, आपसे डिबेट करके और बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद ये करते हैं ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी, लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, और ये ज़िंदगी फिर से खिलखिला करके वैसी की वैसी ही मुस्कुराएगी जैसे पहले मुस्कुराती थी। हम भी लोगों से यही कहते हैं, जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए। और ये जो कन्फ्यूज़न का दौर है ना सर, वो
निकालना पड़ेगा आपको अपने दिमाग से, और जैसा विकास जी ने कहा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत करना पड़ेगा आगे आने वाले समय के लिए भी, हमेशा के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। नहीं बिल्कुल, और जब भी हमको ज़रूरत होगी हम तुरंत आपको एक्सपर्ट के तौर पर ज़रूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य। धन्यवाद, नमस्कार। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकास जी, और बहुत लंबी चौड़ी और अच्छी बातें उनसे हुई, बहुत तर्कसंगत। अब है हमारे पास में अखिल भैया। तो अखिल जी, जयपुर में तो सबसे ज़्यादा कहर ढा रहा है कोरोना। बिल्कुल सर, इस वक्त जयपुर सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ हॉट सीट बना हुआ है कोरोना को लेकर। जयपुर के सभी अस्पताल, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल हो, आज कहीं पर भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। निरंतर आप देख सकते हैं कि मेरा राज्य आज बहुत पीड़ा से गुजर रहा है। अच्छा, गड़बड़ कहाँ हुई? समझने में गड़बड़ हुई, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार नहीं पाए सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर? देखिए साहब, मैं इसको यह नहीं बोलूँगा कि हम प्रशासन के माध्यम से ना सुधर पाए या राज्य स्तरीय पर न सुधर पाए। इसके अंदर मैं सभी का बराबर योगदान मानता हूँ। आज जो भी विपदा आई है उसके अंदर किसी एक को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये विपदा हम सबकी गलतियों से आई है। इसके अंदर आम नागरिक की भी गलती है, बिल्कुल, इसके अंदर सरकार की भी गलती है भी हो गए जी, और इसके अंदर प्रशासन की भी गलती है। लेकिन आज सब जिस प्रकार हम सब ने मिलकर गलती की थी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि अब हम सब मिलकर कुछ अच्छा भी करें, तो सुधारें, तो इस गलती को हम पुनः इस प्रायश्चित कर सकते हैं इस गलती। अच्छा, अभी मुझे हाल ही में, आपने काफ़ी लंबा टाइम गंगापुर में भी गुजारा, जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में आप अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं अखिल जी, कई बार आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। जयपुर पहुँचे और ग्रेटर में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, अभी आप वहाँ क्या काम देख रहे हैं और किस तरह का वहाँ सिनेरियो है, क्या चल रहा है वहाँ पे? जी, मैं जयपुर नगर निगम में अभी मनोनीत सदस्य हूँ, विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति का। महापौर साहिबा डॉक्टर सौम्या जी गुजर जी के नेतृत्व में हमारी विद्युत समिति के चेयरमैन श्रीमती सुप्रीत जी बंसल जी की कमेटी के अंदर मुझे सदस्य मनोनीत किया गया है। उसके तहत मैं वहाँ पर विद्युत एवं सार्वजनिक समिति के कार्य को जयपुर में वार्ड नंबर 51 से 100 के अंदर जो कार्यनिधि है उसकी पालना किस प्रकार करवानी है और किस प्रकार उसमें हम निरंतर कुछ प्रयास और सुझाव से किस प्रकार उसको और भी अच्छा कर सकते हैं, ये हमारा कार्य है। अखिल सर, आपका एक वीडियो अभी मैंने 3-4 दिन पहले देखा था और वो बहुत मार्मिक वीडियो था सर, जिसने मुझे प्रभावित किया। दरअसल 3-4 दिन पहले मेरे फेसबुक आईडी पे जुड़े हुए हैं, हमारे पेज पे जुड़े हुए हैं और हमारी ही टीम के एक सदस्य हैं, कि जितने हॉस्पिटल हैं लगभग, मैं ये नहीं कहता कि सारे हॉस्पिटल, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ सब तक पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन ये अपनी पीठ पर जो हाइपरक्लोराइड और जो अपन सैनिटाइज करते हैं उस किट को लाद करके और हॉस्पिटलों में जाना, उन हॉस्पिटल को सैनिटाइज करना, ये जिम्मेदारी ये निभा रहे थे। ये दिमाग में क्यों आई और कैसे शुरुआत हुई? देखिए आदरणीय, मैं इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी, देखो मैं इस देश का अहम नागरिक हूँ, मेरी ये पूर्णतः है जिम्मेदारी बनती है कि जिस दिन जब भी मेरा देश संकट में है तो माँ भारती के आशीर्वाद से मुझे जब भी मौका मिलेगा इस देश की सेवा करने का, मुझे करनी चाहिए। आज मेरा देश इतनी विपदा से गुजर रहा है, आज केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसमें कितनी चिंता, कितने विषय को लेकर अनेकों विदेशों से, अनेकों देशों के माध्यम से सहायता कर रहे हैं, तो क्या एक आम नागरिक होने के माध्यम से मेरा भी ये मूल कर्तव्य बनता है, क्योंकि मुझे भी तो आगे आना है। जहाँ तक कि मेरे खुद परिवारजनों ने मुझे रोका और मुझे ये बोला, क्योंकि मैं उन्हें भी गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं उन्हें भी सही ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने बड़े मेहनत से और बड़े उससे प्रेम से मुझे पाल पोस कर आज बड़ा किया है। और आज अगर इस बीमारी, इस महामारी में जब आज मैं खुद अपने आप को फ्रंटलाइन वर्कर के नाते कार्य करता हूँ तो उन्हें मेरी चिंता होती है इस वजह से। लेकिन मैंने उनको भी एक ही संदेश दिया। अच्छा, क्या मिशन रहा, किस तरह सुबह निकलते थे, क्या प्लानिंग रहती थी पूरे दिन की? दिन भर हमारा ये रहता था कि सुबह मॉर्निंग के अंदर हम लगभग 10 बजे हम निकलते और जयपुर के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUHS, जहाँ पर जयपुर में सबसे ज़्यादा मरीज अभी हैं, वहाँ पर हमारा ये रहता था, हमारा नियमित एक संगठन है विप्र सेना, उसके माध्यम से हम नियमित वहाँ पर 1100 से 1200 लगभग भोजन के पैकेट हम वितरण करना हमने सर्वप्रथम वहाँ पर चालू किया। ये पहल हमने सर्वप्रथम वहाँ पर चालू करी। उसके तहत फिर अनेकों संगठन आगे आए। मैं उन सबका भी आभारी हूँ कि कम से कम हर संगठन का एक ही उद्देश्य होता है कि अगर उनको देख करके प्रेरणा से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अच्छा कार्य कर रहा है। तो हमने भोजन पैकेट वितरण वहाँ करना चालू किया, जो भी ऐसे परिजन है। सैनिटाइजेशन वाली, फिर सैनिटाइजेशन के अंदर हमने ये किया कि हमारे पास जो पोर्टेबल मशीन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि 10 लीटर पानी भर के और हाइपोक्लोराइड की कुछ मात्रा मिलाकर इसको हमने हमारे कंधे पर टाक के, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं सैनिटाइज करके अंदर तक सैनिटाइज करूँ और ये सब करूँ। नहीं, वो जो आपका वीडियो था SMS हॉस्पिटल का था, तो परेशानी नहीं होती उस इतने वजन को लाद करके फिर हॉस्पिटल में जाना, सैनिटाइज करना? ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? देखिए आदरणीय, मेरी परेशानी तो बहुत कम है,
मैं तो परेशानी उन लोगों की ज़्यादा मानता हूँ, उन चिकित्सकों की ज़्यादा मानता हूँ जो उस पीपीई किट को पहन के 24 घंटे 12-12 घंटे लगातार कार्य करते हैं, जिसके अंदर मैंने एक बार मैं खुद मेरे पास पीपीई किट है, मैं भी पहन के कई जगह अभी हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे कार्य कर रहा था तो मैंने पीपीई किट पहनी, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार पसीने में कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो मेरा तो मैंने तो क्या संघर्ष किया, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो एक तुच्छ हूँ, जिसमें इस मौके पर अगर बताऊँ तो मैंने तो एक छोटा सा प्रयास किया है जो मैं कर सकता हूँ एज अ सेवक, मैं जो मेरी ड्यूटी बनती है तो उस तहत मैंने ये कार्य किया और करना मैं इसको स्वाभाविक मानता हूँ। और मैं तो प्रेरणा, मैं तो सभी युवाओं को ये मैं चाहता हूँ कि ना आप लोग अगर कर सकते हो तो आगे आएँ। अब जैसे मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं बता रहा था कि जैसे परिजनों ने रोका तो परिजन भी रोकते हैं, सबके परिजन रोकते हैं, युवा शक्ति को रोकते हैं। तो मैंने अपने परिजनों को भी यही संदेश दिया और उनसे भी यही विनती करी कि आदरणीय, मैं आपसे सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि हर किसी को भगत सिंह बहुत अच्छा लगता है, परंतु दूसरे के घर में कोई ये बाप अपना ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगत सिंह बने। तो मैं पड़ोसी के घर में भगत सिंह हुआ और वो जब आपके आंखों सामने से गुजर रहा होगा तो आप खड़े होकर सैल्यूट उसको मारेंगे, लेकिन ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करते कि मेरे बेटे को मैं आगे निकालूं कि आ जा और तू कार्य कर, तेरे पीछे हम खड़े, कोई नहीं। अगर एक के बीमार होने से या एक जना जो कोविड वॉरियर के नाते कार्य कर रहा है वहाँ पर, जो कोरोना वॉरियर के नाते कार्य कर रहा है, अगर उससे अगर 10 जनों की सुरक्षा हो सकती है, 10 जने उससे स्वस्थ हो सकते हैं, उसके माध्यम से 10 जने अगर बच सकते हैं, तो उसका एक का बलिदान मैं उसको कमज़ोर नहीं मानता। चलिए, और देखिए आज है ना मैं और अखिल भैया दोनों सभापति महोदय से भी मिले हैं, नगर परिषद गंगापुर सिटी के शिवरतन जी से, उनसे भी हमने बात की है कि सर क्या कुछ हम नया कर सकते हैं। अच्छा, गंगापुर के लिए क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, क्योंकि वहाँ का अनुभव आप रखते हैं जयपुर वाला। जी, गंगापुर में मैंने आज आदरणीय सभापति महोदय जिसे आग्रह करके मैंने वहाँ पर उनके कई चीज़ों से अवगत कराया कि किस प्रकार हम ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जैसे गंगापुर में 60 वार्ड है, तो जयपुर नगर निगम की तर्ज पर, जयपुर की तर्ज पर हर घर सैनिटाइजेशन का हम विषय उठाएं, हर घर सैनिटाइजेशन का मुद्दा उठाएं। और मैंने उनसे बोला कि जो मिनी पोर्टेबल जो सैनिटाइजेशन मशीन है, जिसको मैं खुद कार्य प्रणाली में कार्य में ले रहा था, तो मैं ऐसी मशीन में चाह रहा था उनके माध्यम से कि प्रत्येक 60 वार्डों के जन सेवक जो हैं, 60 वार्डों के जो पार्षद जो हैं, मैं चाह रहा था कि सभी 60 पार्षदों को एक मुशीन मुहैया कराई जाए और उनको हाइपोक्लोराइड की मात्रा दी जाए और उनकी जिम्मेदारी से उनके वार्ड के अंदरूनी जो घर वगैरह हैं, जो जहाँ पर निगम की फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, उनको वो सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाए, उनकी टीम बना के कैसे भी करके वो उनकी जिम्मेदारी हो। इसके साथ ही मैं चाह रहा था कि फायर ब्रिगेड के माध्यम से उसके अंदर हाइपोक्लोराइड की मात्रा करके, जैसा जयपुर में चल रहा है निरंतर, वैसा यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो और प्रयास ये रहे कि अधिक से अधिक जगह पर वो सैनिटाइजेशन का संभव हो। देखिए, एक महामारी आई है, लड़ना हमारा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, हम सबको मिलकर इसके अंदर योगदान करना चाहिए। तो एक तो मैंने आग्रह ये किया था उनसे। इसके अलावा मैंने उनसे एक आग्रह ये भी किया था कि स्वच्छता के व्यापार की मैंने की कि गंगापुर में आज गंदगी, जहाँ पर भी मेन जो स्पॉट्स हैं वहाँ से गंदगी हटाई जाए, क्योंकि देखिए वायरस है ये, एक तरीके के ये हम कीटाणु, ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ये चीज़ उसको और ज़्यादा इंक्रीज करती है, बूस्ट करती हैं। तो अपन नहीं चाहते हैं कि ये इन सब चीज़ों के विशेष ध्यान रखा जाए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, तो इस चीज़ से भी ये चीज़ें कम होगी। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, उद्देश्य सबका एक ही है, बस वही है ना कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सबका उद्देश्य है और वही सबका होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे होंगे। शनिवार है, वीकेंड है और हमारी डिबेट चलती है, कुछ गेस्ट हमारे रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अखिल जी थे, मैं था, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी शिवरतन जी से बात हुई है और वही बात है कि वो कह रहे थे कि बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करने की प्लानिंग भी थी, लेकिन अब बीच में ये जो बीमारी आई इसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लगाया है। बाकी आने वाले दिनों में उम्मीद ये करते हैं। अच्छा, लगातार हम नगर परिषद से एक बात कहते आ रहे हैं, सर फॉगिंग, मच्छरों का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसके हिसाब से एक तो फॉगिंग करवाई जाए, एक रोड लाइट, क्योंकि आज कहीं की जली, आज कहीं की नहीं जली। आपको एक बात और बता दूं मैं, वही बात है जैसे अखिल भैया ने कहा कि करने का मादा होना चाहिए और आप में एक सोच होनी चाहिए। हमारी जो टीम है ना जी न्यूज़ पोर्टल की, जब लाइव ख़त्म करने के बाद में जाती है ना, तो हमें जब लगता है कि यार इस एरिया में अंधेरा है, तो वहाँ का जो सेंटर बना हुआ है जहाँ से सप्लाई होती है, हम उसको जाकर के चेक ज़रूर करते हैं और कई बार हमने ऐसा किया है कि हम वहाँ की सप्लाई चालू कर देते हैं। एक छोटे से फॉल्ट की वजह से पूरी सप्लाई बंद पड़ी रहती है और पूरा शहर अंधेरे में रहता है। आपकी सोच होनी चाहिए अखिल भैया, तो सब कुछ संभव है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस युवाओं को आगे आना पड़ेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और बिना स्वार्थ के। क्या कहना चाहेंगे?
मैं बिल्कुल इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, लेकिन मैं अजय जी भाई साहब आदरणीय आपसे एक ये भी आग्रह करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि आप आगे आइए, निस्वार्थ भाव से आइए, ठीक है, ये आपके ऊपर वो है, लेकिन आप अगर स्वार्थ के साथ भी अगर आगे आते हैं तो मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। मैं तो उस चीज़ को भी ये कहता हूँ कम से कम आगे तो आइए, चाहे वो स्वार्थ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दुनिया बिना स्वार्थ के कोई कार्य करती ही नहीं है। तो मैं उस चीज़ को भी गलत नहीं मानता। मैं अगर अपन कई बार क्या होता है, कई आदमी ये सोचते हैं कि यार हम तो क्या जाएं यार, हम जाएंगे तो ये कहते हैं कि ये स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए साध रहे हैं। नहीं, मैं उनको गलत नहीं मानता। मैंने आज सभापति महोदय जी से भी इस प्रकार आग्रह किया। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि गंगापुर के अंदर हम जैसे अनेकों जो सेवा कार्य जैसे पिछले सत्र में चल रहे, जैसे मास्क वितरण, दवाई वितरण, भोजन पैकेट वितरण, ऐसे अनेकों कार्य, उन कार्यों की शुरुआत अब करनी चाहिए। अच्छा, अभी भी आप कर रहे हैं? हाँ? रात को वो चाय वितरण वाला? बिल्कुल, मैं गंगापुर के अंदर मेरे पे जितना संभव हो सकता है, मैं यहाँ पर RSC की जो जवान की जो बैटालियन यहाँ पर जो तैनात रहती है गंगापुर की सुरक्षा में, उसको निरंतर रात को अभी 11:30 बजे के लगभग जब उनकी ड्यूटी लग जाती है, उसके बाद मैं उनको चाय वितरण करता हूँ। और मैं उनको ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कोविड वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स के नाते, जैसे आज डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, आज एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं। मैं तो आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्य हो आप लोगों की, जो इस कोरोना काल के अंदर भी आप एक प्लेटफॉर्म का नाता काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं प्रशासन और जनता के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो पिछली बार भी आप लोगों के लिए और सदैव अगर अग्रणी रह के मेरे सभी कोरोना वॉरियरों का धन्यवाद करते हुए उनको अग्रसर किया था, और मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि सभी लोग काम करें, और मेरे पे जितना संभव हो सकता है, मैं एक सेवक के नाते जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उससे अधिक करने का प्रयास करते हुए मैं कार्य करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल सर से मुलाकात अच्छी रही, और अखिल जी हमेशा जी न्यूज़ पोर्टल के सदस्य रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि लगातार ये हमारा सहयोग करते रहते हैं। बाकी फ़िलहाल इनके फ्यूचर के लिए हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि गंगापुर सिटी में भी आने वाले समय में हम और ये मिल करके कुछ नया ज़रूर करेंगे, और जितना हो सकता है उतना लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। अखिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिल द्विवेदी जी, और विप्र सेना से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से जुड़े हुए हों या ना हों, पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो आम जन से जुड़े हुए हैं, लोगों के जो दर्द है उसको महसूस करते हैं, और उसी के हिसाब से अपना प्लान बना करके लोगों को हेल्प करते हैं। चलिए, तो आज की जो तमाम खबरें, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो डिबेट है वो पसंद आई होगी। सर, लोग बाग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? टेक्निकल टीम से पूछना चाहूँगा, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चलिए, और तमाम जो खबरें हैं उनके हिसाब से मैं अब आपको फटाफट खबरें बता देता हूं। 10 तारीख से बदलने वाली है गाइडलाइन, और क्या कुछ होगा, पूर्ण लॉकडाउन या अपूर्ण लॉकडाउन, तो हमने पेज पर डाल दिया। आप पेज पर जाएं, क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा वो स्पष्ट है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के है, ज़्यादा बदलाव है नहीं साहब, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, वाहनों की आवाजाही बिल्कुल रुक जाएगी, बाकी लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेगी। उसका टाइम वही 6 से और 11 का रहेगा। हालांकि CM गहलोत ने आज फिर से जो गेंद है ना वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी कि सब संपूर्ण लॉकडाउन का डिसीजन जो है वो तो केंद्र सरकार को लेना चाहिए। तो ये है, और ऑक्सीजन की सप्लाई है अब लगातार राज्य में बढ़ रही है और मिल रही है पर्याप्त रूप से। लेकिन अब कुल मिलाकर के वही है कि अगर वितरण में कहीं गड़बड़ी है तो अब उसका तो क्या कहा जा सकता है। जब तक प्रशासन मॉनिटरिंग नहीं करेगा तब तक इन चीज़ों में कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ, और कुमेर में लोगों को समय पर नहीं मिल पा रही है जांच रिपोर्ट। ये वहाँ से खबर आई है कुमेर से। जैसे मैं गंगापुर के बारे में आपको बता रहा था कि गंगापुर में भी यही हो रहा था। हमारे शहर में 5 दिन में 7 दिन में रिपोर्ट आ रही थी, मोबाइल पर कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था। और अब यही कहानी है कुम्हेर की। वहाँ लोगों को टाइम पर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है और मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आ पा रहा है। तो वो भी एक सोचने का और चिंता का विषय ज़रूर है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब ये दूसरी लहर जो है ना वो बड़ी खतरनाक है साहब, दूसरी तरफ आप खुद लापरवाह कर रहे हैं। आप खुद ना तो टाइम पर रिपोर्ट दे पा रहे हैं, ना कोई ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। आपको तो होश ही नहीं है साहब। बिल्कुल, मैं इसको बहुत तरीके से कह रहा हूँ और पूरे सबूतों के साथ कहता हूँ, प्रशासन को तो यही होश नहीं है कितने तो मरे, कितने इफेक्टिव हुए हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कहाँ वो बंदा घूम रहा है, कोई होश नहीं है प्रशासन को। मैं कह सकता हूँ इस बात को दावे के साथ में, क्योंकि मैं आया हूँ पॉजिटिव, मैं गुजरा हूँ उस दौर से, और आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछा, ना मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज आया, ना मुझे कोई ट्रीटमेंट दिया गया। मैं तो खुद ही अपना ट्रीटमेंट मैंने कर लिया, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, मुझसे किसी ने कोई जानकारी नहीं ली। और ये कड़वा सच है, यही सच है। और फिर आप दूसरी तरफ लोगों को डरा रहे हो कि नहीं ये बहुत बड़ी लहर है साहब। डर का धंधा मत बनाओ, ये ध्यान रखना। वही बात है ना कि पीके फिल्म में का वो सीन मुझे याद आता है, हिंदुस्तान में बड़ा फलता फूलता है साहब ये डर का जो बिजनेस है ना, ये
धर्म के नाम पे डरा दो, बीमारी के नाम पे डरा दो, राजनीति के नाम पे डरा दो, पार्टीबाजी और राजनीतिक दलों के नाम पे डरा दो, बस डर का कारोबार चलना चाहिए और यही हो रहा है इस वक्त। चलिए, बैर के विधायक भजन लाल जाटव ने अपने बेटे की शादी स्थगित कर दी कोरोना की इस महामारी को देखते हुए, तो धन्यवाद के पात्र हैं। लॉकडाउन की सूचना के बाद बड़ी कालाबाजारी, बिल्कुल अब जब सबको पता चल रहा है ना कि 10 तारीख से लॉकडाउन होने वाला है साहब, गंगापुर में भी हुआ है। जो पार्षद हैं मदन जी, उनसे मेरी कल बात हुई थी, क्योंकि वो लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं सर आगे, कि लोगों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ज़बरदस्ती जब आप ज़रूरत की चीज़ों की बाज़ार बंद नहीं हो रहे, परिवहन के जो साधन हैं वो बंद नहीं हो रहे, यानी जो माल लाना और ले जाने वाले जो माल वाहक हैं वो बंद नहीं कर रही सरकार, तो फिर इनकी रेट क्यों बढ़ रही है? ऐसे लोगों को एक्सपोज करो, बिल्कुल बेझिझक एक्सपोज करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यही वक्त है जब आपको और हमको जागरूक होना है और कुछ करके दिखाना है। तो भुसावर के हलेना बाज़ार में पहुंचे तहसीलदार और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ, और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयास रंग लाए और बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में कोरोना वार्ड फिर से शुरू हो गया। क्योंकि ये खबर हमने 2-3 दिन पहले आपको बताई थी, आपको याद होगा कि वहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अब हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ के विधायक सक्रिय हुए और 60 ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं 60 वो वहाँ पहुँचा दिए गए हैं, और अब वहाँ फिर से इलाज शुरू हो गया बाड़ी में। सरमथुरा सर्किल में नहीं हो रहा गाइडलाइन का कोई पालन, वहाँ पुलिस उपाधीक्षक का पद खाली पड़ा है। कारण ये है कि गाइडलाइन का पालन करवाए तो कौन करवाए? पुलिस के जो मुखिया हैं उनका पद वहाँ खाली चल रहा है, और एसपी जो है सीताराम जी, उन्हीं को जिम्मेदारी दे रखी है। तो वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो संभल नहीं पा रही है और गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। शराब व्यवसायियों ने दर्ज करवाया विरोध, किस चीज़ का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि या तो पूर्ण बंद हो शराब, या व्यवसायियों को माना जाए कोरोना वॉरियर्स और उनका बीमा हो और उनको वैक्सीनेशन लगाया जाए। शराब के जितने भी ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, शराब की दुकानें बंद कहाँ हैं? बड़ा सवाल है, शराब की दुकानें बंद कहाँ हैं? मुझे बता दीजिए आप एग्जाम्पल दे करके, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल दे करके कि शराब ऐसी चीज़ है राजस्थान में तो कम से कम जो 24 आवर्स आपको मिल सकती है जब आप चाहो, बिल्कुल मिल सकती है। गंगापुर में उंगलियों में गिन करके मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन सी दुकान है जो अभी भी खुली हुई है और जहां आपको शराब आराम से मिल जाएगी इजीली। और एक बात और, धंधा तो कर ही रहे हैं, व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा MRP से कई गुना ज़्यादा कीमत पर शराब को बेच रहे हैं, और जिसको लत है, आदत है, वो तो खरीदेगा। आबकारी विभाग को सब चीज़ का पता है। मैं ये कह रहा हूँ इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है साहब, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइन आपने नीलामी कर दी, जितना पैसा लेना था ले लिया, अब बस वो अपना कर रहे हैं। देखने वाला है कौन इनको? कोई नहीं देखने वाला, और ये चल रहा है। सबसे ज़बरदस्त बजरी के बाद में अगर मैं किसी को सबसे बड़ा मानता हूँ ना, शराब माफिया। क्या बढ़िया तरीके से पैसा कमाते हैं साहब ये लोग, मत पूछो। और इन पर कोई कानून नहीं चलता, कोई कानून नहीं चलता, और इनका विभाग मृतप्राय है, बिल्कुल मरा हुआ शून्य, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर और उससे पहले लेकिन करौली हमारा पड़ोसी जिला है, तो उसकी खबरें बताना ज़रूरी है। सामान्य चिकित्सालय में घोर लापरवाही नज़र आ रही है। SDM और PMO के निर्देश के बाद भी एक पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दी गई, जबकि ऑक्सीजन उपलब्ध थी। प्रजापत समाज का ये मरीज, आखिर में उसकी मौत हो गई। बिल्कुल सच है, ऑक्सीजन थी, PMO साहब ने आदेश दे दिए, SDM साहब ने आदेश दे दिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही इतनी नज़र आई कि ऑक्सीजन के कमी से, ऑक्सीजन के अभाव में, सांसों की कमी की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। हालांकि वहाँ प्रशासन बाद में पहुँच गया और जांच का विषय ज़रूर है। ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है जमकर शादी ब्याह और नहीं हो रही है पालना। ये तो सब जगह चल रहा है साहब, और अभी तो आने वाला है आखा तीज, जब देखेंगे कितनी कार्रवाई करता है ये प्रशासन।
गाँव में कितनी शादियों को रोकता है और कितनी गाइडलाइन का पालन होता है। सबसे बड़ा बम्पर साया तो अब आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। वहीं करौली जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आज करौली पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की। एसडीएम और एसपी से भी उन्होंने चर्चा की। कोरोना को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, किन सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा की अशोक जी ने। और प्रभारी मंत्रियों को ही नहीं बल्कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कम से कम अपने क्षेत्र में रह करके मॉनिटरिंग करनी चाहिए क्या व्यवस्थाएं चल रही है। सवाई माधोपुर जिले तो कलेक्टर ने जिलेवासियों से शादियों को स्थगित करने की फिर से अपील की है राजेंद्र किशन जी ने कि अब तक हुआ जो हो गया ठीक है, लेकिन अब कम से कम इस गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बौली के मित्रपुरा में एक वीडियो आज वायरल हो रहा था सर, वो हमारे पास भी आया था, हमारे वहाँ के रिपोर्टर ने हमें भेजा था कि, और सलाम करते हैं हम पुलिसकर्मियों को कि परिजनों ने जिस लाश के करीब आने से मना कर दिया उस लाश का अंतिम संस्कार किया पुलिस वालों ने पीपीई किट पहन करके, और उन्होंने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ में उस शव का अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे पुलिस वालों को हम दिल से सलाम करते हैं। और अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर में क्या है, तो आज गंगापुर सिटी के शहर के लोगों के लिए मैं एक बहुत चौंकाने वाली और ज़ोरदार बात बता रहा हूँ जो नोट कर लेना आप। लगातार पिछले 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से हमारे यहाँ, वैसे तो पानी की समस्या तो बरसों से चली आ रही है। चंबल के ख्वाब दिखाए ज़रूर थे, चंबल का पानी आया ज़रूर था, मगर कैसा आया भगवान जाने। आज मैं आपको बताऊं, आज मैंने और अखिल जी ने हमने मुलाकात की थी सभापति महोदय से, काफ़ी विषयों पर मैंने उनसे चर्चा की और रिजल्ट ये निकल करके आया कि इस समय गंगापुर सिटी में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए 80 टैंकर चल रहे हैं जलदाय विभाग की ओर से। कैन यू बिलीव? देखे आपने? हमारे पेज पर आज ही जाना और देखना किस वार्ड में कितने टैंकर लगे हुए हैं। अगर वो टैंकर वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो एसडीएम महोदय को और सभापति महोदय को तुरंत सूचना देना अभी आपका फ़र्ज़ है। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। पानी के लिए त्राही त्राही मच रही है, कागज़ों में पानी, बिल्कुल पेयजल व्यवस्था है। 80 टैंकर प्रतिदिन मायने रखते हैं सर। वार्ड नंबर 18, 14, 13, 38, 37 लोग तो चिल्ला रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा साहब, हमको नल आ नहीं रहे। घास मंडी का नज़ारा आपने हमारे पेज पे देख ही लिया होगा, क्या शानदार वीडियो आया। आज वार्ड नंबर 18 से और एक वीडियो आया साहब, जहाँ के खुद पार्षद हैं उपसभापति बीरू जी। कीचड़ का पानी मिल रहा है सर, प्योर नालों का पानी। ठीक है, मैंने अपने पेज पर लिस्ट डाल दी, 80 टैंकर चल रहे हैं, किस वार्ड में कितने टैंकर स्वीकृत हुए हैं वो है। और सभापति महोदय ने भी बिल्कुल स्पष्ट ये कहा है कि साहब बिल्कुल 80 टैंकर चल रहे हैं, लेकिन नोटिस में ये है कि शायद 15 से 18 टैंकर ही चल रहे हैं, बाकी कहाँ चल रहे हैं भगवान जाने, कागज़ों में चल रहे हैं। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, पर अब मैं व्यक्त नहीं कर सकता इस सार्वजनिक मंच पर, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा है सर। ऐसे लोगों के जूत मारने चाहिए जो हर चीज़ में करप्शन कर रहे हैं, हर चीज़ में। 80 टैंकर स्वीकृत हैं, 80 का बिल उठ रहा है, मिल 15 और 18 भी नहीं रहे गंगापुर के लोगों को। कहाँ प्रशासन मर गया, कहाँ जनप्रतिनिधि मर गए, हमें नहीं पता, पर लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले से हमारे पास फ़ोन आते हैं। वो है निजी बसों में भीड़। आज मेरे पास में जयपुर से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने वीडियो भेजा था, इतनी ठसाठस करके उसने बस भर रखी थी, प्राइवेट बस थी जो गंगापुर चलती है डेली, पता नहीं कैला देवी एक्सप्रेस या जयपुर एक्सप्रेस कुछ भेजा था। ज़बरदस्त सवारियों ने विरोध किया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कंडक्टर के ना ड्राइवर के। और वो आई है जयपुर से, राजधानी से आई है। भागा प्रशासन कहाँ गया था, मर गया सब। और क्या रहे हैं, बहुत बुरी है ये लहर दूसरी, बहुत महामारी है, लोग मर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, तमाशा देख रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, चालान काट रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती पकड़ करके क्वारंटाइन कर रहे हो, अपने टारगेट पूरे कर रहे हो? वहाँ नज़र नहीं आ रही आपको, हॉस्पिटलों में नज़र नहीं आ रही आपको भीड़? और जो नई गाइडलाइन और जो नया कर्फ्यू आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो आप? 11 बजे तक सबको अलाउ है। ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर यह विश्लेषण का विषय ज़रूर है।
समीक्षा का विषय ज़रूर है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं उनको लेकर के भी लगातार इन दिनों वीडियो आते रहते हैं सर, और लोग बहुत परेशान हैं, किसको सही माने किसको गलत माने। फिर भी मैं आपको एक बता दूं, कल से एक वीडियो चल रहा था रिलायंस इंडिया लिमिटेड का टैंकरों को लेकर के। उसमें किसी भाई ने है ना बड़े, और वो विशेष लोग हैं, ये और बता दूं वो विशेष कैटेगरी के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, फालतू बैठे ना इस समय, नल्ले हैं सब लोग इस समय, नल्ले हैं। तो नल्ले क्या कर रहे हैं, नल्ले वहाँ से उठा रहे हैं है ना चीज़ें, उनको अपने हिसाब से एडिट कर रहे हैं और फिर भेज रहे हैं। अब तू सोच, यही काम रह गया क्या? कितने फालतू हो गए यार लोग। एक टैंकर ऑक्सीजन का आ रहा है, उसको किसी और चीज़ से जोड़ दिया। मैं आपको इतना बता दूं, इस समय हर जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, श्री सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी है ना सीमेंट की, वो लोग भी ऑक्सीजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रही है, टाटा दे रही है, और उनके पास टैंकर नहीं है। उन्हें सऊदी अरब से, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, थाईलैंड, वहाँ से टैंकर मंगाए हैं ताकि उन टैंकरों में गैसेस भर करके और उसकी आपूर्ति की जा सके। तो क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ कहाँ हुई? ऑब्जेक्शन किस चीज़ का है? होश नहीं है, किसी खबर की कोई पुष्टि नहीं की, किसी खबर के बारे में कोई जांच नहीं की, बस जो दिखा चेप दिया, आगे वाले को सरका दिया। ये फॉरवर्ड करने वाली जो है ना हमारे देश में, यही तो चलता आ रहा है। गैस रिलायंस की थी, भेज रिलायंस ही रहा था, उसके पास टैंकरों की कमी थी तो उन्होंने टैंकर ज़रूर बाहर से मंगवाए थे। अब वो चाहे अरब के हों, चाहे बेल्जियम के हों, चाहे नीदरलैंड के हों, क्या फ़र्क पड़ता है ना? फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि नल्ले लोग बैठे हुए हैं है ना, जिनको कोई काम नहीं है। उनको तो यही है बस, मोदी जी को गाली दे दो, गहलोत जी को गाली दे दो, हमें तो कुछ ना कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं। ये राय चंदों ने है ना इस देश को सत्यानाश कर दिया, हकीकत है ये। और उनसे घर में जाकर के पूछो ना तो उनके घर वाले उनकी राय नहीं मानते, पर मोदी को सलाह दे रहे हैं, गहलोत को सलाह दे रहे हैं। जैसे तुम्हारे ही दिमाग में आइडिया आया, उनके में तो आया ही नहीं है, उन्होंने तो सोचा ही नहीं। 5 परिवार, 5 सदस्यों का घर उन पे नहीं चल रहा, मगर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात ज़रूर कर लेंगे वो। इनसे बचने का प्रयास करें। ऐसी चीज़ें आती है ना फालतू की बकवास, इनको फॉरवर्ड भी ना करें, मत भेजो। इंटरनेट है, सर्च करो, पुष्टि है किसी खबर की तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कह रहा लौंग ले लो, कोई कह रहा हल्दी ले लो, कोई कह रहा नीम की ले लो। इतने डॉक्टर पैदा हो गए सर, क्या कहना, माशाल्लाह मज़े आ गए, है ना। कुछ लोगों ने कमेंट करा, साहब ताली और थाली बजाने से कौन सा कोरोना भाग गया? किसने कही कोरोना भागा? ये किसने कही थी उस समय कि कोरोना भागेगा इससे? ये नहीं कही थी उन्होंने, केवल डॉक्टरों का, कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करने के लिए ये कहा था। मगर नहीं, न्यूज़ तो हमें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करनी है ना, बनानी तो हमारे हिसाब से है। अरे साहब ये हो गया, अरे साहब तुरंत राय व्यक्त कर देते हैं, होश कुछ है नहीं, फ्री बैठे, 5 सुबह खाई, 5 शाम को खाई और आराम से कूलर की हवा में बैठ करके सोसाइटी का मज़ा लेते हैं। इसको सरका दिया, एक सर्किल बना दिया, ये देखो साहब। इनसे बचें सर, ये देश हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकालें। फालतू की चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करें। रही बात शहर की, तो शहर की जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। सीसीटीवी कैमरों को लेकर के, सफाई को लेकर के, कुशालगढ़ परियोजना को लेकर के, और इस महामारी में क्या कुछ चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने लंबे विस्तार से बात की है सभापति शिवरतन जी से, लेकिन आज समय ज़्यादा हो गया तो मैं उनको कल ज़रूर लाइव लूँगा। इसके अलावा गांवों में हो रहे भ्रष्टाचार और कोरोना की बीमारी जो है ना, उसको लेकर के भी हमारे पास खबरें आ रही हैं। तो कल आप अपनी बात में गांवों से जुड़ेंगे, गांवों की बातें आपको बताएंगे, गांवों की खबरें बताएंगे, क्या कुछ गांवों में इन दिनों चल रहा है, कितने सारे मामले हैं जो चल रहे हैं। और दूसरी बात कि कल हमारे साथ में एक मेहमान और होंगे जो गांवों के अंदर की एक बहुत बड़ी पोल है उसको खोलने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं कि साहब गांवों में सरपंच कहाँ किन किन सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें धांधली कर रहे हैं। तो बिल्कुल कल ज़रूर जुड़िएगा। इसके अलावा कुछ और लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे और समाज सेवी हैं जिनके दिमाग में कुछ सोच आई और वो अपनी उस सोच को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन फील्ड।
लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं डॉक्टर्स को और पुलिस वालों को जो दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके ये है कि हम सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी न्यूज़ पोर्टल को देखें, हर खबर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है दोस्तों, आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उठा करके ये नहीं है जी न्यूज़ पोर्टल को फ़ोन कर दिया, साहब ये दुकान खुल रही है, साहब ये हो रहा है, आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कह दिया जी न्यूज़ पोर्टल वालों से। ऐसे नहीं चलेगा सर। हर व्यक्ति की समस्या, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या और इन चीज़ों को संभालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक कदम आप बढ़ाओगे तो 10 कदम बढ़ाने की हिम्मत जी न्यूज़ पोर्टल रखता है, मगर आपको आगे आना पड़ेगा, ये कोशिश करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।